हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। सो अभी जो इशू आया था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया, तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। ठीक है जी, तो आपको करंट अफेयर की ये रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। इससे पहले हमने जो मेंस का वैल्यूएशन है वो कवर कर लिया है। तो एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल के बारे में बात कर रहे थे, तभी वीडियो बीच में वहाँ पे इशू आ गया। एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल मैंने आपको बताया था कि एनडीसी जो है ना, जो बेसिकली अपना नेशनल डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है, ये पेरिस के बाद ये हर कंट्री देना स्टार्ट कर गई कि हमने एक कंट्रीब्यूशन देनी है, कि हमने जो एनर्जी है ना, जो अपना ग्रीन हाउस गैसेज है उसको कितना रिड्यूस करना। तो ये अगर मैं बोलूँ ये कंट्री लेवल के ऊपर होता है। लेकिन एक और चीज़ लेके आए एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल। अब ये मान लो किसी इंडिविजुअल कंपनी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोलना है कि हमने भी अपनी जो एनर्जी है उसको रीन्यूएबल के अंदर कन्वर्ट करना है, रीन्यूएबल एनर्जी को अपना इंक्रीज करना है, तो हम भी अपना एक गोल रखेंगे। तो इसके लिए बनाया गया एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल। अब ये एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल जो है ये बेसिकली आपका ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकती है, कोई गवर्नमेंट भी दे सकती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एनडीसी एक कंट्री लेवल के ऊपर है। एनडीसी एक कॉम्प्रीहेंसिव चीज़ है, कॉम्प्रीहेंसिव इन द सेंस कि यहाँ पे हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, लेकिन एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल जो है ये एसडीजी हम 7 के बारे में ही बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये आपको प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल क्या एनडीसी को फुलफिल करता है। जैसे मान लो अपने एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल है, इसके अंदर आपने बोला कि हमने जो एनर्जी रीन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज़ करना है। ठीक है जी, अब जैसे आप रीन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज़ करोगे तो होगा क्या, आपका ग्रीन हाउस गैस जो है वो डिक्रीज़ होगी और उसके हिसाब से हमारा एनडीसी भी फुलफ़िल होगा। तो दोनों के अंदर ये जो कंसेप्ट है जो बेसिकली तो उसके इसको इन्हेंस करेगा जो फुलफिलमेंट को एनडीसी की। तो अब ये स्टार्ट किसने किया, यूएन एनर्जी ने। ठीक है, यूएन एनर्जी इस्टेब्लिश किसने की है, बेसिकली यूएन सिस्टम की के अंदर ही है। यूएन का मैकेनिज्म है कि हमने जो एनर्जी की फील्ड के अंदर कोलैबोरेट करना है। सो एसडीजी 7 बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट गोल है, जो जिसके अंदर जो मेजर टारगेट है जो बेसिकली आपका एनडीसी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए एसडीजी 7 मैटर क्यों करता है। एक तो देखो क्लाइमेट एक्शन को सीधी सीधी बात है, जितना आप रीन्यूएबल एनर्जी या एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करोगे उतना ही जल्दी आपका ये अचीव होगा। दूसरी बात, ठीक है, हमने अभी तक ग्लोबली कोई एसडीजी 7 को बहुत ज़्यादा फुलफिल नहीं किया, इसलिए ये मैटर करता है। ठीक है, तो जो करंट एक्शन अभी ले रहे हैं वो भी इनसफिशिएंट है, तो हमें और एक्शन की ज़रूरत है। चलिए, तो यहाँ पे ये ऑफिशियल साइट से 23 जून एंड 25 जून। ठीक है जी, एनर्जी कॉम्पैक्ट रिव्यू इंडिया का, यहाँ पे इंडिया ने बोला 450 गीगावाट इंस्टॉल करेंगे रीन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो ये वाला एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। एनर्जी कॉम्पैक्ट रिव्यू एनटीपीसी ने जो अभी रिसेंटली बोला 60 गीगावाट कम्युलेटिव कैपेसिटी जो रीन्यूएबल की है ये बाय 2032 यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, एंड जो एनर्जी इंटेंसिटी है उसको भी रिड्यूस किया जाएगा, मतलब जितनी आपकी एक यूनिट प्रोड्यूस करने के अंदर एनर्जी लगती है उसको हम रिड्यूस करेंगे, मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे प्री के लिए। आगे बात करते हैं एनर्जी कॉम्पैक्ट्स, ये वॉलेंट्री है पहली बात। ठीक है जी, इंक्लूसिव है एंड कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे है। वट एनर्जी कमिटमेंट, ठीक है, एसडीजी 7 ऑलरेडी बता दिया मैंने। हु, कौन, गवर्नमेंट भी बोल सकती है, बिजनेस, सिविल सोसाइटी या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अपना ये टारगेट रख सकता है। ठीक है जी, अलाइन करेगा ये एनडीसी को एसडीजी 7 को फुलफिल करेगा। तो ये है यहाँ पे इनकी जो पिक्चर। ओके, एनर्जी कॉम्पैक्ट एंड एनडीसी के बीच में डिफरेंस क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया। एनडीसी जो है मेंबर नेशनल क्लाइमेट एम्बिशन है, बेसिकली जो एनर्जी कॉम्पैक्ट है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग के अंदर ये डिफरेंस आपको बता दिए। तो ये एसडीजी 7 एंड पेरिस को भी, पेरिस के अंदर डेफिनेटली हम जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उसको तो ये फुलफिल करेगा ही करेगा। ठीक है जी, स्टेप देख लेते हैं। जैसे मान लो पहले कमिटमेंट की, किसी जैसे एनटीपीसी है कमिटमेंट की, उसके बाद ये रजिस्टर कराएगा, जैसे अभी बताया कि मेरा एनर्जी कॉम्पैक्ट जो है इतना ये हमारा गोल है। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेगा, देन मॉनिटर रिपोर्ट करेगा और उसके बाद अपना एम्बिशन जो है और आगे बढ़ाता जाएगा। जितना जितना आपका एम्बिशन बढ़ता जाएगा, जैसे मान लो आपने पहला अचीव किया उसके बाद और एम्बिशन बढ़ाया, है ना, विद द टाइम क्या होगा, तो हम बहुत ज़्यादा जो एनर्जी एफिशिएंट हो जाएंगे और रीन्यूएबल एनर्जी हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल की बात करते हैं। देखो हॉस्पिटल क्या है, एक तो फॉर प्रॉफिट है, नॉट फॉर प्रॉफिट है। एक तो वो है जो प्राइवेट के अंदर आपने देखे होंगे बहुत सारा पैसा कमाते हैं,
पेशेंट से, एक दूसरे हैं जो पेशेंट से पैसे तो लेते हैं लेकिन उसको जो बेनिफिट के लिए नहीं, वहीं पे सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है बेसिकली ये नहीं लेते, ठीक है जी। तो अभी जो रिपोर्ट है ये नीति आयोग ने जो रिसेंटली जो रिपोर्ट पेश की है वो किसकी है, नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल की। नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल के अगर हम फीचर्स देखें तो एक तो मैंने बता दिया, डज नॉट मेक प्रॉफिट, ठीक है। तो इनके बेसिकली जो ऑनर्स होते हैं वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह यही होती हैं, ठीक है जी। फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल अगर यहाँ पे हम ये देखें कि 55.3% इन पेशेंट, मतलब जो यहाँ पे जिनको एडमिट किया जाता है, ये कंट्रीब्यूशन इनकी है फॉर प्रॉफिट की। और नॉट फॉर प्रॉफिट के अंदर कितनी है, जस्ट 2.7%। तो अभी मैं आगे आपको डेटा दिखाता हूँ तो आपको और क्लैरिटी इसके अंदर आएगी। की फाइंडिंग क्या है रिपोर्ट की, उसने ये बोला कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, एक तो उनके जो फॉर प्रॉफिट जो हॉस्पिटल है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल, इनके कंपैरिजन एक तो चार्जेस बहुत लो है, वो तो लो रहेंगे। दूसरा ये बेसिकली स्टेट और सेंटर के साथ हम पैनल रहते हैं, है ना। तीसरा यहाँ पे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी लो है एज कम्पेयर टू फॉर प्रॉफिट। तो फॉर प्रॉफिट के अंदर तो हर एक चीज़ की लगभग कॉस्ट हाई ही जाती है, ठीक है, क्योंकि उनके प्रॉफिट भी तो बीच में से लेना है। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन क्वालिटी केयर, जो नॉट फॉर प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि देखो वो एक उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि हम लोगों को ट्रीट करें। तो उस कंटेक्स्ट के अंदर यहाँ पे वही लोग रखे जाते हैं जो ज़्यादातर जिनके अंदर एक पैशन होता है लोगों के लिए काम करना, है ना। तो कंपैशन और जो हमारा सिंपैथी वगैरह ये वहाँ पे देखने को मिलती है ज़्यादा। इश्यूज़ क्या हैं फिर, एक तो देखो इनके पास पैसा कहाँ से आएगा, अब पेशेंट से तो इतना पैसा ले नहीं रहे, तो एक तो ये एक्सटर्नल फंडिंग के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दूसरा डिफ़िकल्ट टू रिक्रूट, ठीक है, जो डॉक्टर या स्टाफ रखा, अब उनको पैसा भी कम मिलेगा तो इसलिए उनको लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं करते, ठीक है जी। हाई कंप्लायंस बर्डन, है ना, जो बहुत सारे जो गवर्नमेंट के एक्ट और रूल्स हैं उनको जब कंप्लाई करना होता है, आपने अपने कंप्लायंस करना है, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारे सिक्योरिटीज़ हैं, वो सब उसके अंदर ऐड ऑन करनी पड़ती है। उसके लिए क्या चाहिए, पैसा। तो ये एक बर्डन क्रिएट होता जा रहा है इनके ऊपर। सजेशन क्या है, एक तो देखो इनकी परफॉर्मेंस देखो आप, उसके लिए एक इंडेक्स बनाओ, तो अच्छी परफॉर्मेंस के हिसाब से वहाँ पे इंडेक्स के ऊपर रैंकिंग करो। दूसरा जो एक्सपर्टीज़ है जो, ठीक है, इन हॉस्पिटल की, ठीक है, वो रिमोट एरिया के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो टैक्स एग्जेम्पशन दो, तो उसके लिए इनके ऊपर बर्डन भी और कम हो जाएगा। नॉट फॉर प्रॉफिट की अगर कैटेगरी देखें, एक तो है फेथ बेस्ड जो हर एक चीज़ को ना सेल्फलेस सर्विस करते हैं कि भगवान के लिए, ठीक है जी। तो सर्विस टू द सोसाइटीज, सर्विस टू द गॉड, ठीक है जी। ये दूसरे कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है जी, जो मान लो सोसाइटी है, अंडर प्रिविलेज सोसाइटी है, उसके लिए बना दिया गया, ठीक है जी। जैसे इंडिविजुअल डॉक्टर है या कुछ एक जैसी थिंकिंग वाले डॉक्टर हैं, वो मिलके उन्होंने एक हॉस्पिटल बना दिया लोगों की ट्रीटमेंट के लिए, ये वाले आगे इसके अंदर। कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स हैं, है ना, इंडिविजुअल डॉक्टर जो इसके अंदर भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन प्राइवेट ट्रस्ट हॉस्पिटल, तो जो बहुत सारे ट्रस्ट वगैरह खोले हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो बिजनेसमैन वगैरह ये ऐसा ये काम करते हैं। तो इन 4 कैटेगरी के अंदर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, अगर हम अब हमारे लिए डेटा जो इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो अगर हम देखेंगे बेड डेंसिटी, नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड पर 1000, इंडिया के अंदर 1, यूरोपियन यूनियन के अंदर 5.6 एंड वर्ल्ड के अंदर 2.7। बस ये आपने 3 डेटा याद करने हैं। दूसरी बात, हॉस्पिटल बेड अगर इंडिया के अंदर, रूरल के अंदर कितने हैं एंड अर्बन के अंदर कितने हैं। अगर तो हम पब्लिक बेड देखें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह हैं इनके, तो यहाँ पे 61% अपना अर्बन के अंदर है, 39% रूरल के अंदर। प्राइवेट बेड को देखोगे आप, 80% जो है अर्बन के अंदर, 20% रूरल के अंदर। टोटल बेड्स की अगर आप ये याद कर लो एटलीस्ट, 72% जो अर्बन एंड 28% रूरल। तो यहाँ से पता चलता है कि रूरल के लिए, जैसे अभी कोविड का टाइम भी चल रहा है, तो रूरल के लिए क्या है, यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलता, ठीक है जी। उसके अलावा जो IPD जहाँ पे जो एडमिट किया जाता है इन पेशेंट जो हैं, ठीक है, उनके लिए अगर हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करें, ठीक है जी, परसेंटेज ऑफ ब्रेकअप ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, और जो मतलब जिनको एडमिट किया जाता है, तो वो कितने परसेंट कितने किसके अंदर है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं
तो यहाँ पे जो अगर आप देखोगे अर्बन के अंदर कम है, रूरल के अंदर ज़्यादा है, प्राइवेट के अंदर अर्बन के अंदर ज़्यादा है, रूरल के अंदर कम है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट जो है ये 2.4 और 3.3 के आसपास ही यहाँ पे देखने को मिलता है। ओपीडी, ठीक है, जो मतलब पेशेंट आया और उसने मेडिसिन ली और वापस चला गया, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर देखेंगे तो अराउंड 32% है। रूरल एरिया के अंदर ज़्यादा लोग यहाँ पे जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर देखो तो ज़्यादा लोग यहाँ पे प्राइवेट के अंदर जाते हैं, कौन से, अर्बन एरिया वाले। प्राइवेट क्लिनिक के अंदर देखो बहुत सारे जो लोग हैं वो हॉस्पिटल की जगह क्लिनिक के अंदर जाते हैं सीधा, है ना, कि मेडिसिन ली और वापस आ गए। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्राइवेट क्लिनिक के अंदर तो अर्बन एरिया इनकी टोटल परसेंटेज 40+ है, ठीक है। अगर दूसरे देखें गवर्नमेंट, इनके पास कम है, प्राइवेट के अंदर भी कम है। तो इट मीन्स के जो ज़्यादातर लोग हैं, जैसे किसी ने कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो सीधा ओपीडी जो है वो प्राइवेट क्लिनिक के अंदर ही जाता है, अगर लॉन्ग टर्म वहाँ पे एडमिट वगैरह कुछ नहीं होना हो, ठीक है जी। अब बात करते हैं एक और पीआईबी का इशू है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है जी। अभी इसको 1 साल हो गया है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा कि अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास इशू क्या है कि जो वैल्यू एडिशन नहीं होता चीज़ों का, हमने मिल्क से बटर कम बनता है ना, तो बहुत सारा जो मिल्क है वेस्ट हो जाता है। इसी तरह अगर हम चीज़ों के अंदर वैल्यू एडिशन करें तो उनकी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है और उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए लेकिन जो छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं ये अनऑर्गेनाइज हैं, ठीक है। अब जब अनऑर्गेनाइज होगी तो यहाँ पे इनका एक रिकॉर्ड भी हमारे पास इतना खास नहीं रहता, है ना, मतलब ये तो अगर हमने कोई सिक्योरिटी या फिर कोई बेनिफिट के लिए स्कीम चलानी है तो वो भी हम प्रोवाइड प्रॉपर नहीं कर पाते। तो एक ये बोला गया कि पहले इनको फॉर्मेलाइज किया जाए, ठीक है, उसके बाद हम इनको जो भी फाइनेंस वगैरह देना है वो इजी रहेगा ताकि इनकी ग्रोथ हो। अब जब इनकी ग्रोथ होगी तो एक तो हमारा जो वैल्यू एडिशन होगा चेन के अंदर, दूसरा जो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तीसरा जो बहुत सारे जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं जो खराब हो जाती हैं उनकी लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी, चौथा हमारा जो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो यही बोला गया कि अभी रीज़न क्या है, अनऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, इसीलिए ये स्कीम हम लेके आए, ठीक है जी। स्टेटस क्या है अभी फूड इंडस्ट्री का, फूड एंड ग्रॉसरी मार्केट इंडिया के अंदर 6th लार्जेस्ट है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूट करती है अराउंड 65% जो टोटल रिटेल मार्केट इन इंडिया की, 32% जो कंट्रीज़ का टोटल फूड मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूशन। तो ये आपने जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये तो आपने रखनी है वहाँ पे वैल्यू एडिशन के लिए मेंस के अंदर। इसके अलावा प्री के लिए क्या याद रखना है, 100% FDI ऑटोमेटिक रूट के लिए जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए 100% FDI है, गवर्नमेंट जो रूट है उसके थ्रू अप्रूव होगी, ठीक है। जैसे ट्रेडिंग है, ई कॉमर्स के अंदर है ना, फूड प्रोडक्ट वगैरह, इसके लिए गवर्नमेंट रूट है। दोनों के अंदर वैसे है 100% ही FDI अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ठीक है जी। ओके, अब इस स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं, प्री के लिए याद रखना है। लॉन्च, क्योंकि देखो अब फूड प्रोसेसिंग को जितना हम इंसेंटिव देंगे, है ना, जितना हमारी ग्रो करेगी, आत्मनिर्भर भारत ही बनेगी, हमें इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो इसीलिए लॉन्च की गई है इसके अंदर आत्मनिर्भर भारत के अंदर। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, फॉर्मूला वही है 60-40 90-10 100%। ये आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंटर इसके अंदर सारा पैसा नहीं देती। एम क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करना, जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है ना, जितना वो ग्रो करेंगे आपस में कंपटीशन होगा, उसे प्राइस भी कम आएगा और ग्रोथ भी बहुत होती है, ठीक है जी। फॉर्मलाइजेशन को प्रमोट करना और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इनको सपोर्ट करना ताकि यहाँ पे ये ग्रोथ हो सके। तो यहाँ पे असिस्ट करेंगे अराउंड 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को। तो अब इतने लार्ज स्केल के ऊपर जब इनको असिस्टेंट मिलेगा तो इनकी ग्रोथ होगी, तो बहुत सारी इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। इसके अंदर और फीचर क्या है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मान लो कोई स्टेट है, उसने अपने एक डिस्ट्रिक्ट लिया, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बहुत ज़्यादा एक प्रोडक्ट चलता है वो प्रोडक्ट का नाम ले लिया, उसके बेसिस के ऊपर हम वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का जो प्लांट वगैरह वो सेटअप कर सकते हैं, ठीक है जी। कन्वर्जेंस, बहुत सारी इंडस्ट्री अपना मिनिस्ट्री, जैसे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इन तीनों को कन्वर्ज भी किया गया ताकि जो कोऑर्डिनेशन है वो इंक्रीज हो सके। सीड कैपिटल, जो स्टार्टिंग के अंदर कैपिटल दी जाती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह इनको भी दी गई ताकि ये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री वगैरह वो भी सेटअप अगर करना वो कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है, जो भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट एंड यूटीज़ हैं उनको ये बोला गया कि आपने जो स्टेट नोडल एजेंसीज हैं, है ना, जिनके साथ कॉन्टैक्ट भी तो करना है, एक तभी पूरा फ्लो चेन बनेगी, तो वो सारा आपने एस्टेब्लिश करना है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो ये वही है उसके जो पिलर्स जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए।
नेट्रैक्स, देखो कोई भी गाड़ी, जैसे बहुत सारी कार्स हैं, है ना, अब उनका बहुत सारे टेस्ट होते हैं। जैसे आपने कोई नई गाड़ी ली, वहाँ पे लिखा होता है एवरेज इसकी इतनी है, इतनी स्पीड पे चलेगी, और जो भी उसके अंदर जो एफिशिएंसी कितनी है एंड उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये सारे चीज़ें मेज़र की जाती हैं। उसके लिए हमें एक अच्छा खासा ट्रैक चाहिए होता है। वो ट्रैक ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्पीड से भी गाड़ी चला सकें, तभी तो वो टेस्ट होगी, और एक एवरेज स्पीड पे भी चला सके, ताकि उसकी एवरेज निकाली जाए कितनी वहाँ पे इकॉनमी वो देती है। ठीक है जी। तो अभी जो गवर्नमेंट ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, बेसिकली इन्होंने नेट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक बनाया है, ठीक है जी, इंदौर के अंदर। तो ये लॉन्गेस्ट है ट्रैक इन एशिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, अराउंड 1000 एकड़ लैंड के ऊपर बनाया गया हाई स्पीड परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए। तो ये 2 व्हीलर के लिए भी है एंड हैवी ट्रैक्टर जो है उनके लिए भी है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जैसे स्पीड चेक कर ली, एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड, फ्यूल कंजप्शन कितनी है ना। उसके बाद एमिशन टेस्ट, जैसे आपका BS6 है, आपने वो टेस्ट करना है कि गाड़ी कौन सा गाड़ी कितना एमिशन करती है, उसके हिसाब से BS6 और वो सर्टिफिकेशन मिलती है, वो भी यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पे अगर कर्व के ऊपर 375 किलोमीटर पर आवर गाड़ी जो स्पीड अटेन कर सकती है, ठीक है जी। तो मध्य प्रदेश के अंदर है, ओके। तो फॉरेन जो OEM है बेसिकली, ठीक है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ओरिजिनल, वो जैसे फॉरेन के अंदर बनती थी, तो वो भी यहाँ पे जो टेस्टिंग है वो कर सकते हैं। तो एक बेसिकली इंडिया का ये भी एक आत्मनिर्भर भारत की ही तरफ जा रहा है, ठीक है जी। उसके बाद नेट्रिप, ये भी आपको प्री के अंदर सीधे पूछा जा सकता है, गवर्नमेंट का फंडेड प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नेट्रिप बोलते हैं इसको, ठीक है जी। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर ही है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन है, बेसिकली जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उनको इंटीग्रेट करने के लिए बनाया गया। अब इसके अंदर 4 हैं, ठीक है जी। एक तो नदर्न इंडिया के अंदर ICAT बोलते हैं जिसको, एक GARC है सदर्न इंडिया के अंदर, एक सेंट्रल इंडिया के अंदर नेट्रैक्स जो अभी हमने पढ़ लिया, एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर है NIA IMT। तो अगर आप देखोगे हर एरिया के अंदर एटलीस्ट हमने एक एक बना लिया है, ताकि जो एक जगह पे ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना हो सारा काम, ठीक है जी। उसके बाद ड्रोन, हमने ये रिसेंटली पढ़ा कि जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे जो ड्रोन अटैक हुआ, बाद में इन्होंने ढूंढा भी, लेकिन ड्रोन के हमें ट्रेस अभी जो रिसेंटली न्यूज़ के अंदर आया नहीं मिले। तो अब ड्रोन का हमने ये भी लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा कि ड्रोन को हमने डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो भी हमने पढ़ी, प्राइवेट कंपनीज़ की, है ना। तो ड्रोन डोम भी पढ़ा। अब ये बोला गया कि अब वहाँ पे जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, वहाँ पे बैन कर दिया कि आपने ड्रोन का सेल और पोजेशन, ठीक है, एंड इवन जो टॉयज़ हैं, है ना, जो फ्लाई करते हैं, उनको भी वहाँ पे बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे आपको मेंस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रोन का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका बेनिफिट भी बहुत है ना, कि जैसे मान लो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे ड्रोन, अभी रिसेंटली हमने पढ़ा कि ड्रोन के थ्रू हम वैक्सीन भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये बेनिफिट भी है लेकिन नुकसान भी है, ठीक है जी। अब ये पावर यूज़ की गई है सेक्शन 144 CRPC के अंदर, स्टोरेज, सेल, पोजेशन, यूज़, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी ड्रोन, ठीक है जी, कोई भी वो यहाँ पे बैन किया गया है। सेक्शन 144 हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वहाँ पे कर्फ्यू भी क्या है, अराउंड आई थिंक 27 अप्रैल को हमने पढ़ा था इसको डिटेल के अंदर। कर्फ्यू भी क्या है, उसके साथ इसका कंपैरिजन भी किया था, एंड लॉकडाउन, तीनों चीज़ों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमने की थी। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, कोई भी स्टेट का या टेरिटरी का, वो प्रोहिबिट कर सकता है 4 या 4 से ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। लेकिन रिस्ट्रिक्शन डिपेंड करता है केस टू केस। जनरली रिस्ट्रिक्शन कैसी हो सकती है, जैसे मान लो आप कोई वेपन वगैरह को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, वो आप नहीं अलाउड है यहाँ पे। नो मूवमेंट ऑफ पब्लिक इन एंड ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी रिमेन क्लोज। तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन जनरल यही इसकी रहती है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम आगे दोस्तों बात करें इंटरनेट को ब्लॉक, तो ये भी आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुआ, ठीक है जी। अब पहले जी प्रोसीजर को देखें, आपको रिटर्न ऑर्डर पास करना होता है, ठीक है। अगर मान लो बहुत ही इमरजेंसी है तो उसके अंदर फिर रिटर्न ऑर्डर के बिना भी आप इसको लगा सकते हो। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इमरजेंसी केस के अंदर 144 आप बिना रिटर्न ऑर्डर को भी लगा सकते हो प्री के लिए, ठीक है जी। दूसरी बात, क्या जैसे 4 या 4 से ज़्यादा बोला जाता है, लेकिन सिंगल इंडिविजुअल को भी
यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अगर वो ह्यूमन के लिए डेंजर हो और लाइफ का थ्रेट हो, तब उस केस के अंदर यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये एक और एक्सेप्शन आपने ध्यान रखनी है, ठीक है जी। नॉर्मली 2 महीने तक रहता है, ठीक है जी। उसके बाद और मैक्सिमम ये 6 मंथ तक चल सकता है, तो आपको थोड़ा सा रिकन्सिडर करना होता है ऑर्डर। 2 महीने के लिए ये नॉर्मली लगता है। गूगल, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो आईटी रूल्स हमने पढ़े, मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था वीडियो के अंदर कि आपको मार्च के अंदर ये मिलेंगे, पूरे बेसिक इसके अंदर सब कुछ डिस्कस किया था। आईटी रूल ने क्या बोला कि जो बड़ी बड़े है ना, जो इंटरमीडिएट हैं, बेसिकली उन्होंने उनको कुछ चीज़ें करनी है। क्या करना है? जिनके पास 50 लाख से ज़्यादा यूज़र हैं, एक तो उनको अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट हर मंथ सबमिट करनी है, तो अभी गूगल ने की है, तो उसी कंटेक्स्ट के अंदर दूसरा, ठीक है जी। अब उनको जैसे मान लो ये रिपोर्ट क्या कहती है, अब गूगल को बहुत से लोगों ने कंप्लेंट की, ठीक है, कि जो मान लो कॉपीराइट का इशू है, तब कंप्लेंट की कि वहाँ से वो कंटेंट को हटाया जाए क्योंकि ये मेरा कंटेंट है और किसी ने कॉपी मारा है। तो इसी कंटेक्स्ट के अंदर गूगल ने इतने पेजेस जो कंटेंट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बेसिकली रिमूव किया है, ठीक है जी। अब ये किसके कंटेक्स्ट के अंदर किया है? आईटी रूल्स के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है, एक साइड पे ट्विटर है जहाँ पे आईटी रूल्स की वायलेशन हुई, उसका इंटरमीडियरी स्टेटस हटा दिया गया। दूसरी साइड पे गूगल है जो कंप्लायंस कर रहा है अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे गूगल के पास सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आई 96% जो कॉपीराइट का वायलेंस था, उसके बाद ट्रेडमार्क की, देन डेफेमेशन की, लीगल एंड कॉन्ट्रफीट, है ना। तो ये सारी बाकी छोटी छोटी जो हैं इसके बेसिस के ऊपर भी वहाँ पे कंप्लेंट्स आई। तो ये वही है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। चलिए, जैन काइजान क्या है? बेसिकली अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन गार्डन एंड काइजान जो एकेडमी है अहमदाबाद के अंदर, वहाँ पे इनॉग्रेट की है। अब जैन क्या है? यहाँ पे देखो कितना अच्छा गार्डन बना हुआ है, ठीक है। जैन बेसिकली महायाना बुद्धिज़्म, उस स्कूल के जो जैपनीज़ कल्चर है उसको डिफाइन करता है। यहाँ पे बेसिकली जैन का मतलब जो जापान के अंदर है वो इंडिया के अंदर ध्यान या मेडिटेशन है, ठीक है जी। तो जैन गार्डन को बेसिकली जैपनीज़ रॉक गार्डन भी बोला जाता है। तो बेसिकली ये प्लेस है, यहाँ पे वुडन वगैरह सब कुछ अच्छी खासी, अगर आप ये देखो कितनी अच्छी पिक्चर है, तो यहाँ पे मेडिटेशन के लिए ये पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। तो ये अगर देखें, फर्स्ट क्रिएटेड बाय जैन बुद्धिस्ट मॉक इन 6th जो सेंचुरी, ठीक है जी। तो ये हमने प्री के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। काइजन जैपनीज बिजनेस है बेसिकली, जो वर्ल्ड वार 2 के बाद स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। जैपनीज बिजनेस बेसिकली फिलॉसफी है कि जैसे मान लो आपने देखना है कि प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर करना है। यहाँ पे बिजनेस के अंदर प्रोडक्टिविटी का मतलब है जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन्वॉल्व करके। तो बेसिकली प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि काइजन को उन्होंने गुजरात के अंदर बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अप्लाई किया था। अब उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे भी इसको अप्लाई किया है ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, ठीक है जी। ओके, तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहले क्वेश्चन कल स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, कमेंट बॉक्स के अंदर आया था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये बेसिकली इनको थर्ड स्टेटमेंट से इशू है इसके अंदर कि थर्ड स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बोलता है कि सिंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिस्कार्ड द नीड ऑफ एनी थर्ड पार्टी इट मेक्स इट लेस सिक्योर। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ब्लॉकचेन को जब हम समझते हैं, ब्लॉकचेन जैसे मूव करती है, एक ब्लॉक दूसरे से कनेक्ट होता है, तीसरा चौथा, है ना। मान लो आपने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भेजी है, यहाँ पे रिसीवर के पास पहुँची है इन्फॉर्मेशन, ये वाली, इस चेन को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। अगर मान लो किसी ने पैसा भेजा है तो दूसरा ये सोचे कि मैं पैसा हैक कर दूँ, यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ वर्क दोनों काम करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही सिक्योर है, सिक्योर इन द सेंस कि अभी तक इसके ऊपर कुछ ऐसा हमें देखने को नहीं मिला कि इसको, जैसे मान लो बैंक है, बैंक के अंदर बहुत सारे एटीएम से पैसे निकाल लिए, वहाँ पे जो साइबर क्राइम के इशू आते हैं, यहाँ पे कुछ हमें देखने को नहीं मिला। इस कंटेक्स्ट के अंदर ये सिक्योर है, ठीक है जी। चलो, ये सिक्योर है क्योंकि इसी के कंटेक्स्ट के अंदर अभी कुछ जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने ट्रायल लेवल के ऊपर वोटिंग भी स्टार्ट की है। ऑल्दो अभी जो रिसेंटली कोविड था उस टाइम के ऊपर बोला गया कि ब्लॉकचेन के थ्रू हम वोटिंग नहीं करवा सकते क्योंकि लोग मोबाइल से वोट करेंगे, तो वहाँ पे अगर कोई जब आपका इंटरनेट से कोई चीज़ कनेक्ट होती है तो वहाँ पे डेटा थेफ्ट या फिर उसको जो बेसिकली लोगों ने वोटिंग की है उस पैटर्न को चेंज करने में आसानी, जो इश्यूज़ आ सकते हैं, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते।
लेकिन ये स्टेटमेंट इस सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट के अंदर नहीं है, इस सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट के अंदर नहीं है। ये स्टेटमेंट किस कंटेक्स्ट के अंदर है? सिंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिस्कार्ड द नीड ऑफ एनी थर्ड पार्टी और सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है जी, जैसे मान लो लोगों ने बहुत सारा पैसा भेजा है यहाँ ब्लॉकचेन के अंदर, आपको यहाँ पे है क्या, अभी तक जो आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी जैसे मूव करती है ना, बिटकॉइंस है, वहाँ पे आपके पास कोडिंग आपके पास जो भी अपना साइन इन है या फिर वहाँ पे आपका पास पासवर्ड है, उसके बेसिस के ऊपर अनोनिमिटी बहुत है, चलता है काम। अगर मान लो दो तरफ ले लेते हैं, एक बैंक है, एक आपका जो बिटकॉइन मूव कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बैंक हमारे पास एक जो आरबीआई है, सेंट्रल अथॉरिटी है, मान लो लोगों का पैसा डूब जाता है तो कुछ इंश्योरेंस के थ्रू लोगों को पैसा यहाँ पे मिल जाता है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल अथॉरिटी की। लेकिन जो इंडिया के केस के अंदर अभी हुआ, जैसे क्रिप्टो करेंसी, गवर्नमेंट आरबीआई ने बात, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था कि भाई गवर्नमेंट ने पहले जो आरबीआई ने बैन लगाया था कि आप जो क्रिप्टो करेंसी है उसको नहीं इंडिया के अंदर यूज़ करोगे, तो अभी गवर्नमेंट लेके आ रही है रेगुलेट करने के लिए इसको, गवर्नमेंट ये। तो यहाँ पे अगर आप इस केस के अंदर देखोगे सेंट्रल अथॉरिटी है, यहाँ पे नहीं है। अगर मान लो लोगों ने पैसा वहाँ पे डाल दिए, जैसे आपने बिटकॉइन खरीद लिए और उसके बाद बिटकॉइन के एकदम से क्रैश हो गया प्राइस, है ना, और पैसे चले गए, तो यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो यहाँ पे इस कंटेक्स्ट के अंदर सिक्योरिटी बहुत कम है ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी जो मैनेज कर सके उसको। ठीक है जी, तो ये अगर हम स्टेटमेंट देखें यहाँ पे, इट मेक्स इट लेस सिक्योर, किस सेंस के अंदर? दो चीज़ें हैं सिक्योरिटी के लिए, एक तो ये, दूसरा ये वाला। तो अगर हम पहला पोर्शन देखें इसका स्टेटमेंट का, थर्ड पार्टी और सेंट्रल अथॉरिटी, तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ये इस कंटेक्स्ट के अंदर बात की गई है। तो यहाँ पे देखो जो स्टार्टिंग के अंदर लाइन है उसने पूरा उसका कंटेक्स्ट से ही स्टेटमेंट का चेंज किया हुआ। ये इशू अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर है। चलिए तो डे 10 इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट है आपके पास, क्योंकि 1 मिनट यूपीएससी के अंदर मिलेगा, तो उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन ये कहता है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली ये बोला, जो एग्जॉटिक, जो बाहर से आती स्पीसीज, ऐसा नहीं कि किसी कंट्री से, जो एक रीजन है ना, मान लो उसके अंदर कोई स्पीसीज नहीं थी पहले, अब दूसरे इकोसिस्टम से या वहाँ पे एंटर कर गई, तो उसको भी एग्जॉटिक माना जाता है। तो ये बेसिकली कंट्री लेवल के ऊपर स्टेटमेंट नहीं होती ज़्यादातर, उसके लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए अभी रिसेंटली यहाँ पे रूल्स नए लेके आए 2020 के अंदर। तो उसके हिसाब से एग्जॉटिक लाइव स्पीसीज़ का मीनिंग क्या है? तो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ये बोला है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो स्पीसीज़ हैं जो साइट्स के अंदर है बट नॉट अंडर द शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसको हम बोलेंगे एग्जॉटिक लाइव स्पीसीज़। ठीक है जी, तो ये अभी मिनिस्ट्री ने बोला है। ठीक है, तो ये हमने ऐसी स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ लेता है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। यहाँ पे क्या बोला है, जैसे मान लो एग्जॉटिक एनिमल लेके आ रहे हो या बर्ड लेके आ रहे हो, तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के। ठीक है जी, उसके बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो एक इन्वेंट्री भी प्रिपेयर करेगा, कितनी स्पीसीज आ रही हैं कितनी नहीं आ रही। ठीक है, जो भी स्टॉक रखेगा, ठीक है, उसको 6 मंथ के अंदर अपना स्टॉक को डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, एंड एग्जॉटिक लाइव स्पीसी की डेफिनेशन क्या है वो मैंने ऑलरेडी अभी आपको बता दी। ठीक है जी, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों। चलिए आंसर देखते हैं इसका। जनरली ग्रे हाइड्रोजन इज ड्राइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट अपनी ठीक है कि ब्लू हाइड्रोजन इज मोर क्लीनर देन ग्रे। देखते हैं यहाँ पे हाई कार्बन, देखो एक होती है ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन हम कोल से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे CO2 इमिट होता है जो एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है, तो इट मीन्स कि ये हाई कार्बन है। एक होती है ग्रे हाइड्रोजन जो हम नेचुरल गैस से मेनली बनाते हैं, जनरली बनाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है, तो ये भी अपना हाई कार्बन है। तीसरा होता है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन जो है ये भी नेचुरल गैस से बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कई
ये जो CO2 है ये कैप्चर की जाती है, स्टोर की जाती है। मतलब यहाँ पे नेचुरल गैस से बनाया, लेकिन जो CO2 कहाँ पे जा रही थी, एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही थी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, CO2 हम कैप्चर कर रहे हैं, इट मीन्स कि एटमॉस्फेयर के अंदर ये नहीं जाएगी इतनी। तो ये ब्लू हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, उससे बनती है। यहाँ पे CO2 नहीं इमिट होता। बेसिकली ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर को आप कन्वर्ट करते हो हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइसिस करके उसका। तो ये हमने ध्यान रखना है। तो ग्रीन जो बेसिकली हाइड्रोजन है, इसीलिए ये क्लीन है, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चलिए आंसर देखते हैं दोस्तों। आंसर इसका है बी। तो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है। आने वाली क्लासेस के अंदर हम कवर भी करेंगे इसको, ठीक है जी। दिहांग दिबांग, दैन दिब्रू सैखोवा, मानस एंड नौकरी। मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ और जो थोड़ा सा सेंट्रल के अंदर है, यहाँ पे आपको वेस्ट ईस्ट ऑर्डर थोड़ा सा देख लेना। सेंटर के अंदर यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, एंड जो साउथ के अंदर भी नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, ठीक है जी। यहाँ पे जो नेशनल पार्क भी हैं उनका भी हमने ये ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यूपीएससी पूछ लेती है। चलिए जी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे राम सर के पार्टनर कौन है, ऑल ऑफ दी आंसर है। तो ये पार्टनर है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN है, एंड देन वेटलैंड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो मैं आने वाली क्लासेस के अंदर इन सभी को एक आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि इनका नेचर बेसिकली NGOs हैं और क्या क्या ये रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है जी। वो यहाँ पे आपको एक टेबल बना के दे दूंगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन रहता है हमेशा की तरह। ओसोवाग प्लान, ये न्यूज़ के अंदर अभी रिसेंटली था। तो ये किससे रिलेटेड है, रीन्यूएबल एनर्जी, देन नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन, रिफ्यूजी कन्वेंशंस। इजी क्वेश्चन है, अगर किसी ने पढ़ा है तो उसको आता होगा, जिसने मतलब नहीं पढ़ा उसको नहीं आएगा। सीधा क्वेश्चन क्या, यही फ़ायदा और नुकसान दोनों होते हैं। तो रीन्यूएबल एनर्जी के कंटेक्स्ट के अंदर है। इसका मतलब वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अब ये बोला गया है कि जैसे मान लो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो कंट्रीज़ है वहाँ पे तो सन रहता है, तो उस कंटेक्स्ट के अंदर के वहाँ पे अगर हम ग्रिड क्रिएट कर दें जो सोलर एनर्जी का, तो यहाँ पे एक जो एनर्जी डेफिसिट एरिया है वहाँ पे, जैसे मान लो किसी के पास ज़्यादा एनर्जी है, वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इंडिया ने बेसिकली ये प्लान जो बोला था, तो यहाँ पे बोला गया सन नेवर सेट्स, ठीक है जी। तो इंडिया मिडिल के अंदर है, यहाँ पे दो ब्रॉड जोन है, एक तो फार ईस्ट है जैसे म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये होगी। दूसरी वेस्ट के अंदर है मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन रीजन। तो यहाँ पे सन रहता ही रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम अगर सोलर का एक ग्रिड बनाएं अच्छा खासा, तो यहाँ पे जो ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो दूसरे एरिया के अंदर हम दे सकते हैं, और इससे क्या होगा कि जो एनर्जी हमारी मिलेगी उससे ग्रोथ डेफिनेटली इकॉनमी की सभी कंट्री के अंदर होगी। और इवन जो आपका सोलर एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, तो फ्यूचर के अंदर जो बहुत सारा अगर हम नॉन रीन्यूएबल के ऊपर डिपेंड रहते हैं वो भी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे दोस्तों। थोड़ा सा इशू आया आज, ठीक है जी, इंटरनेट का, तो बीच में ही यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया। तो आई होप कि आपने ये वीडियो आप देख लेना। सो मिलते हैं दोस्तों कल। थैंक यू वेरी मच।